So, as a first lecture in mathematics, we had started ratio and proportion. तो जो पिछला क्लास था हमारा, जो कि पहला क्लास था मैथ्स में, वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर। उसमें हमने बहुत कुछ देखा था, डेफिनेशंस देखा, मतलब बेसिकली कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, वो थोड़ा बहुत हमने देखा था। डेफिनेशंस देखा था कि रेशियो किसको कहते हैं, प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, तो ये सब कुछ देखा था। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली एक क्लास में सब कुछ कवर करना संभव नहीं है। तो आज उसी का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप मैथ्स में सब कुछ समझना चाहते हैं तो, क्योंकि इसका यूज़ है ऑलमोस्ट मैथ्स के तो सारे ब्रांचेस में हम यूज़ करते ही हैं, और भी बहुत सारे एरिया ऑफ स्टडीज़ में इसका यूज़ होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो रेशियो हमने देख लिया था क्या है, किस तरह से हम कंपेयर करते हैं सेम काइंड के चीज़ों को। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन देख लिया था कि बेसिकली प्रोपोर्शन क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, उसी को हम क्या कहते थे, प्रोपोर्शन। और उस प्रोपोर्शन में जो चार क्वांटिटीज इन्वॉल्व होते थे, जैसे A by B is equal to C by D, this is definitely a relation and this relation is called a proportion। ठीक है, दो रेशियोज हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते थे, राइट, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन बेसिकली हम मैथ्स में चूंकि हमें सॉल्व करने होते हैं इक्वेशंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, तो हम इस तरह से ज़्यादा फेमिलियर है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रिलेशन प्रोपोर्शन कहलाता है, राइट। और ये चारों जो क्वांटिटीज हैं A, B, C, D, ये क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनल्स। प्रोपोर्शनल्स A, B, C, D क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनल्स, ठीक है। इसी में जो एक्सट्रीम, जो लास्ट के दो क्वांटिटीज होते हैं, यानी कि A और D, इन दोनों को हम कहते हैं आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। और जो बीच के दोनों क्वांटिटीज होते हैं B एंड C आर कॉल्ड मीन्स। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आप देखेंगे इसके बारे में कि मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें इसको हम प्रोपोर्शन कहते थे, और इन चारों क्वांटिटीज को प्रोपोर्शनल्स कहते थे। अब जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जब प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, अगर कोई एक वर्बल प्रॉब्लम पूछा जाता है आपसे किसी मैथ्स के ओलंपियाड्स में, तो आप याद रखिए कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शन से ही इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग आज लेंगे, क्योंकि बेसिकली अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मेरा ये पर्पस है कि आपको इसके बेसिक्स को बताना, ताकि आगे जो हम टॉपिक्स करेंगे मैथ्स में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि आप में से डेफिनेटली मैक्सिमम लोग जेई मेंस या एडवांस्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उन जैसे एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, तो इस तरह के टॉपिक्स में हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चूंकि ये एक टूल के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे बस मैं बेसिक्स बताऊंगा कि किस तरह से इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। रेशियो आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल में रेशियो के बारे में बताया था। A एंड D आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, B एंड C आर कॉल्ड मीन्स। प्रोबेबली मैंने नहीं बताया हो ये चीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पिछले क्लास से। अब जो पिछले क्लास के लास्ट में मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी को। वो था कि इफ A by B is equal to C by D is equal to D by E is equal to and माफ करिएगा E by F and so on, इस तरह के रेशियोज और सारे के सारे बराबर हों, तो then
each of these ratios, मतलब इसका क्या होता है, each of these ratios का मतलब यानी कि a by b बराबर c by d बराबर e by f और बराबर जितने भी रेशियोज हैं ये सारे के सारे बराबर होते हैं किसके, p a to the power n plus q c to the power n plus r e to the power n and so on divided by p b to the power n plus q d to the power n plus r f to the power n and so on, इस तरह से, और whole to the power 1 by n where p q r n are any quantities whatever, p q r n कोई भी quantities हो सकता है, ये हमने आपको बताया था। और इसी थ्योरम पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने फाइंड किया था, एक केस एक्चुअली इसका फाइंड किया था, उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर चूंकि पी क्यू आर एन आर एनी क्वांटिटीज वॉट एवर यू टेक, अगर पी क्यू आर एन 1 हो जाए, इफ P is equal to Q is equal to R is equal to N is equal to 1, then क्या हो जाएगा, A by B is equal to C by D is equal to E by F and so on, ये सब के सब बराबर हो जाएंगे A plus C plus E and so on divided by B plus D plus F and so on। यानी कि अगर इस तरह से कुछ रेशियोज बराबर हैं या कितने भी रेशियोज बराबर हैं तो इनमें से सारे के सारे जो ये रेशियोज हैं, ये जो सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं, ये बराबर होंगे सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स ऑफ these fractions or these ratios divided by sum of all the denominators of the same। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ऐसा क्यों है ये अभी एक प्रॉब्लम बना के हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप डायरेक्ट किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, एक प्रॉब्लम तो एकदम बेसिक सा होगा जिसमें ज्यादा कुछ भी झंझट नहीं है, ठीक है। हमने इसको कैसे प्रूफ किया था, हमने क्या किया था कि इन सारे रेशियोज को हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर लिया था। सपोज कर लिया था कि ये सारे के सारे रेशियोज बराबर हैं किसी क्वांटिटी के, हमने मान लिया था कि k एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके बराबर ये सारे के सारे फ्रैक्शंस है, वेयर k वाज अ कांस्टेंट, और उसके बाद हमने उस तरह से इसको प्रूफ करा था, आपने देखा होगा पिछले क्लास में, ठीक है। अब वो प्रूफ जरूरी था क्योंकि वो प्रूफ आपको ये बता रहा था कि अगर इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शंस बराबर दिए हुए हों, ठीक है, तो आप किस तरह से किसी प्रॉब्लम्स को अप्रोच, किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच आपको करना चाहिए, इसीलिए ये प्रूफ मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर वो प्रूफ आपने देखा है तो आप अभी जो अपकमिंग में प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराने वाला हूं वो 1 मिनट का काम है आपके लिए। चलिए देखते हैं। ओके, थोड़ा सा गीला है एक कपड़ा, एक प्रॉब्लम है, पहले उसको देखते हैं कि इफ x by a is equal to y by b, बहुत सूखा नहीं है इसीलिए, ओके, y by b दिख रहा होगा आपको, आई होप, y by b is equal to z by c, prove that, ओहो क्या बताऊं मैं,
prove that x square plus a square by x plus a is equal to y square plus b square by y plus b is equal to z square plus c square by z plus c, माफ करिएगा यहाँ पे प्लस है, बोर्ड मिटाने के चक्कर में ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर्ड प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। आसान क्वेश्चन है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्टडी थोड़ा बहुत करा है तो मैं समझता हूं कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको ओलंपियाड्स में आ सकते हैं, ठीक है। किस तरह से इसको अप्रोच करना है, चूंकि ये 3 फ्रैक्शंस आपके पास बराबर दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या करना है कि लेट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि कांस्टेंट है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। आपने मान लिया कि इसको ये एक कांस्टेंट है। अब चूंकि तीनों फ्रैक्शंस बराबर दिए हुए हैं तो इन तीनों को हम मान सकते हैं कि कोई कांस्टेंट है, राइट। चलिए, अब ये हमने मान लिया एक कांस्टेंट है। अब यहां से देयरफॉर सिर्फ x बाई ए बराबर k करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ए के, y इज इक्वल टू बी के एंड z इज इक्वल टू सी के, ठीक है। ये तीनों चीज मिल जाएंगे। अगर इसको इससे बराबर करेंगे, क्योंकि है तो तीनों फ्रैक्शन के बराबर के, तो इसको सिर्फ इससे बराबर करके देखिए, x इज इक्वल टू ए के मिलेगा, y बाई बी को k के बराबर करिए तो y इज इक्वल टू बी के मिलेगा, और z बाई सी को k के बराबर करिएगा तो z इज इक्वल टू सी के मिलेगा। नाउ हमें ये प्रूव करना है, तो कोई भी एक साइड लेते हैं। टिपिकली जब प्रूफ करना होता है तो जो लेंदी साइड होता है ना, जिस साइड का एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, वही एक्चुअली में प्रूफ को आसान बनाता है। तो बेसिकली हम लोग LHS को लेते हैं, बट समटाइम्स RHS को भी लेके बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। वो आप प्रॉब्लम्स जैसे जैसे बनाएंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा उसके लिए। तो चलिए हम लोग LHS लेते हैं, इसलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड प्लस सी। इसको लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू यहाँ पे ए के है, तो यहाँ पे x के जगह ए के, y के जगह बी के और z के जगह सी के सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट वी गेट। चलिए, तो यहाँ पे जब x के जगह a के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर के स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई ए के प्लस ए, फिर प्लस बी स्क्वायर्ड के स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई बी के प्लस के, प्लस सी स्क्वायर्ड के स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई सी के प्लस बी के प्लस बी, यहाँ पे सी के प्लस सी, ठीक है। ऊपर से और नीचे से, ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से ए कॉमन आएगा, यानी कि ऊपर में ए स्क्वायर होगा, नीचे में ए, नीचे वाले ए से एक एक कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास ए इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 बचेगा ना। उसी तरह बी इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, उसी तरह c इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एक b से एक b यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर में b, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था उसी तरह यहाँ भी। अब हम देख रहे हैं कि तीनों में के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। के स्क्वायर
k स्क्वायर्ड प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, कॉमन हमने ले लिया तो हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक जो प्रॉपर्टी आपने अभी अभी देखा था उसका हम यूज कर सकते हैं। अब चूंकि ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है, यानी कि each of these fractions is equal to sum of all the numerators divided by sum of all the denominators. That means चूंकि k इन तीनों फ्रैक्शन के बराबर है तो k is equal to x plus y plus z sum of all the numerators divided by a plus b plus c, यानी कि sum of all the denominators। होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो उसी प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में भी। यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी रीजन कि ये होता है, एग्जामिनर को समझना चाहिए कि ये डेफिनेटली होता है, बिल्कुल कॉमन चीज है, एंड दे विल एक्चुअली। ठीक है, आपको आना चाहिए ये चीज। तो ये आप कहीं ब्रैकेट में लिख के दिखा सकते हैं कि सिंस दिस we assume this, or since these three fractions are equal, therefore each of these fractions is equal to sum of all the numerators divided by sum of all the denominators, and that's it। उसके बाद यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए, तो k बराबर ये सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा फिर इसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई, यहां पे देखिए प्लस 1 a प्लस बी प्लस सी प्लस 1, और आपके पास क्या है a प्लस बी प्लस सी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को इधर ले जाएंगे एलसीएम लेके, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये नीचे एलसीएम आ जाएगा। उसी तरह नीचे क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। इस वाले से ये एक कट जाएगा और आपका देखेंगे कि आपका रिजल्ट इतना डेफिनेटली आ गया। आ गया ना, कि नहीं आया? कुछ मिस हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। इनटू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी तो था, तो ये जो बचा इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर में है, दिख रहा है आपको। तो आपका रिजल्ट ये आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a प्लस बी प्लस सी। तो आपने देखा, आपको इस तरह के प्रॉपर्टीज को जानना क्यों जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट, बेसिक सा प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी एग्जाम में फंसे, जो कि ओलंपियाड्स में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ऐसा मत समझिए कि ये बिल्कुल 8वीं और 9वीं क्लास में पूछी जाती है या सिर्फ रेलवेज या बैंकिंग के एग्जाम्स में इससे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। नहीं, इट इज़ वेरी क्रूशियल टॉपिक। ठीक है, डेफिनेटली उस तरह के आपको प्रॉब्लम नहीं पूछे जाएंगे कि बाल्टी में इतना पानी है तो इतना पानी और इतना दूध मिलाया हुआ है तो पानी कितना होगा, दूध कितना होगा। डेफिनेटली उस तरह के प्रॉब्लम्स आपको रेलवेज या बैंकिंग्स में पूछे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको उसी का काम है, राइट। बट आप जैसे प्योर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे, आप ओलंपियाड्स के एग्जाम्स देंगे, कुछ इस तरह का देंगे, तो वहाँ पे आपसे ट्रिकियर प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे एंड देयर यू नीड टू नो दीज प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से कहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं गीला कपड़ा लगाऊंगा ही नहीं बोर्ड पे। ओके,
नाउ एक और प्रॉब्लम ले लूँ या ये काफ़ी है? आई थिंक ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का, चलिए एक और प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ और उसके बाद डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। इफ x by b plus c minus a is equal to y by c plus a minus b is equal to z by a plus b minus c, prove that x plus y plus z divided by a plus b plus c is equal to x into y plus z plus y into z plus x plus z into x plus y divided by 2 into ax plus by plus cz। नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों इस तरह के प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको ध्यान से आपको समझना होगा। डेफिनेटली आप जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी यूज करा, जो प्रॉपर्टी आपको बताया, उसको ध्यान में रखना है। अगर वो आपके ध्यान में है तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा समझना है। देखिए यहां भी 3 फ्रैक्शन है, तीनों बराबर है, यानी कि 3 रेशियो, तीनों बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हैं हम कि ये तीनों बराबर है। अब यहां पे आप k मान सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप k नहीं भी मानना है तो कोई बात नहीं है। इसको, ये तो गिवन दिया हुआ है, ये 3 फ्रैक्शन है, 1 2 3 फ्रैक्शन या 3 रेशियो, जो भी आप कह लें। चलिए मान लीजिए कि इन तीनों को हमने k से रिप्रेजेंट किया, यानी कि ये तीनों फ्रैक्शन k के बराबर है, वेयर k इज ए कांस्टेंट, उसी तरह जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था। अब हम क्या करेंगे कि k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई, अच्छा देखिए नीचे जब जोड़ेंगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, नीचे सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स का मतलब है कि माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, एक ए बच जाएगा। उसी तरह प्लस बी और माइनस बी दोनों कैंसिल, एक बी बच जाएगा। उसी तरह प्लस सी और माइनस सी, और एक सी बच जाएगा। इसीलिए k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाने के लिए लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं कि each of the given fractions is equal to, मान लीजिए आपने k माना, इन तीनों फ्रैक्शन को k के बराबर माना, k क्योंकि k के बराबर मान लिया है, और ये k किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। अभी हमने देखा कि आया है ये, तो ये तीनों जो फ्रैक्शन है वो इसके बराबर तो है, इसके बराबर तो है, तो एक साइड तो हमारा ये तीनों फ्रैक्शन से ही आ गया, एक प्रॉपर्टी को यूज करके ही आ गया। लेकिन आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। वो है जो कि आप जानते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, किसी भी रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को आप किसी भी कांस्टेंट से या तो डिवाइड करें या तो मल्टीप्लाई करें, वो रेशियो चेंज नहीं होता है। सपोज कि a और b दो इंटीजर्स हैं, a और b, और ये दोनों इंटीजर्स का एक रेशियो है। ठीक है, अब ऊपर में हम अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी हमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर a बाई बी का वैल्यू था c, तो na बाई एन बी का भी वैल्यू c ही होगा। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर को n से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड कर दें, फिर भी वैल्यू c ही होगा। So the value of a ratio remains unaltered
that is unchanged if we multiply both the numerators and the denominators by the same constant or by the same quantity. याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? यहां पे नहीं लिखवा रहा हूं मैं, याद रखिए कि द वैल्यू ऑफ ए रेशियो और ए फ्रैक्शन, अब जब फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं ना तो याद रखिएगा वो मैं रेशियो के संदर्भ में बात कर रहा हूं। फ्रैक्शन मीन्स दो इंटीजर का फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर दो इरेशनल नंबर का फ्रैक्शन, ठीक है? चलिए अभी थोड़ा मैं बताऊंगा कि इरेशनल नंबर के फ्रैक्शन को या इंटीजर के फ्रैक्शन को किस तरह से हम, बहुत ही दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि किसी भी फ्रैक्शन या फिर किसी भी रेशियो बोलता हूं आप समझ लीजिएगा, क्यों फ्रैक्शन, रेशियो बोल रहा हूं तो समझ लीजिए कि वो एक तरह का फ्रैक्शन है, एक तरह का क्या फ्रैक्शन ही है, ठीक है? तो याद रखना है आपको कि द वैल्यू ऑफ ए रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द, फिर से मैं इसको बोलता हूं, सिर्फ मल्टीप्लाई बोला है, डिवाइड नहीं बोला था, इसीलिए द वैल्यू ऑफ ए रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर is multiplied by the same constant, ठीक है? चलिए आपके लिए लिख देता हूं ताकि याद रहे। The value of a ratio is unchanged if both the numerator as well as the denominator is multiplied or divided by the same quantity, और इसी को आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। लिख लीजिए इसको, याद रखिएगा, ठीक है? आई होप आपको याद होगा। चलिए इसको आप, क्या बताऊं मैं, मतलब इसको आप स्टेटमेंट 1 नाम दे दीजिए, ठीक है? नाउ अब एक चीज, अब थोड़ा सा जब आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को प्रूव करते हैं ना, तो यू हैव टू सी द पैटर्न इन द प्रूफ, कि किस तरह का पैटर्न हमें प्रूफ करना है। ये तो चीज हमने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो x मल्टीप्लाई है y प्लस वाई और z के साथ। x क्या है? y और z के साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ पे अगर हम x y प्लस z के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिक्कत है, ठीक है? नाउ each of the given fractions is equal to, ध्यान दीजिए इस पहले फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे, अभी इसको एक ही फ्रैक्शन अज्यूम करिए, ठीक है? जस्ट डोंट रिलेट इट टू दीज फ्रैक्शंस, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करिए कि ये दोनों नहीं है, बस एक ही है, ये एक रेशियो है, एक फ्रैक्शन है। ऊपर हमने क्या किया, x पहले से है, y प्लस z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई विद दिस सेम y प्लस z इन द डिनोमिनेटर। नीचे भी हमने y प्लस z से मल्टीप्लाई कर दिया, और पहले से क्या है, b प्लस c माइनस a। तो ये जो रेशियो है, ये पर्टिकुलर रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, ठीक है?
इसीलिए मैंने लिखा है ईच ऑफ द गिवन रेशियोज। अब ईच यहां भी क्यों लगाया है वो मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, आप समझ जाएंगे। तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है और ये रेशियो इस रेशियो के और इस रेशियो के भी बराबर है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रेशियो है ये भी इसके और इसके भी बराबर होगा। अब ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस या ईच ऑफ द गिवन रेशियोज मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एक कारण है। अब यहां पे y के साथ z प्लस x से मल्टीप्लाई है, तो y के साथ यहां भी यही काम करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको करके यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूं। तो इसमें भी ऊपर नीचे क्या करेंगे, हाँ, z प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स इंटू सी प्लस ए माइनस बी। और उसी तरह बराबर हो जाएगा जब z में x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस मतलब ये तीनों फ्रैक्शंस इनके तो बराबर ही है और ये तीनों फ्रैक्शंस हमने देखा कि इसके बराबर भी है। अब ध्यान दीजिए, अब ये एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन बराबर है, यानी कि तीनों, ये जो तीनों फ्रैक्शन है ये सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स ऑफ दीज फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ दीज फ्रैक्शंस। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, नीचे जोड़िए, सबको मल्टीप्लाई करिए और सबको जोड़िए, आपको यही मिलेगा। आपको मिलेगा 2ax प्लस 2by प्लस 2cz, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा और बाहर 2 निकाल लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। इसको रख लेते हैं 2। अब देखिए ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं इसके बराबर है और ये तीनों फ्रैक्शन हमने लिखा है कि ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस के बराबर है, जो कि हमने अभी देखा। अब भाई ये तीनों गिवन फ्रैक्शंस इसके बराबर भी है, ये तीनों गिवन फ्रैक्शंस इसके बराबर भी है, इसलिए from 1 and 2 we get x plus y plus z divided by a plus b plus c is equal to x into y plus z plus y into z plus x plus z into x plus y divided by 2ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो आपने देखा, ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको प्रॉपर्टी आता है, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। एंड एक्चुअली इन ओलंपियाड्स इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस आएंगे आपके जेई के प्रॉब्लम्स में या जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स में जहां की इस प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे, आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि प्रोपोर्शन से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। नाउ अब एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि प्रोपोर्शन एक टूल तो है ही, लेकिन प्रोपोर्शन में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप बहुत बारी नहीं जानते हैं और उसके वजह से कई बार आप इजी प्रॉब्लम्स को छोड़ के आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल्स में। देखिए एक चीज, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन के कोर को समझेंगे कि प्रोपोर्शन एक्चुअली किस तरह से प्रोपोर्शन से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को प्रोपोर्शन एक्चुअली इजी बना देता है। तो कुछ डेफिनेशंस
कुछ प्रॉपर्टीज और समझते हैं हम लोग। ओके, some properties of proportions. If A by B is equal to C by D, then 1 B by A is equal to D by C. इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्यों भाई, क्यों ऐसा हुआ? 4 A by B is equal to C by D, ये दिया हुआ है। कुछ नहीं भाई, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए तो D इधर आ जाएगा, C को नीचे ले आ देंगे, B ऊपर जाएगा, A नीचे आ जाएगा। आ गया ना, इसी को सजा के लिख दीजिए। दूसरा A by C और B by D, इसी को आप लिख सकते हैं A is to C as B is to D। इसको कहते हैं ऑल्टरनेंडो। ऐसा क्यों हुआ भाई? अच्छा देखिए, जब भी दो रेशियो बराबर होता है तो इसका मतलब है कि AD बराबर BC होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। सो if any two ratios are equal, that is if any two ratios are in proportion, that means the product of the extremes is equal to the product of the means। A और D एक्सट्रीम्स है, दोनों का प्रोडक्ट B और C के प्रोडक्ट के यानी कि मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, अब ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इससे हमने निकाल लिया AD by BC, दोनों तरफ हमने CD से डिवाइड कर दिया, D कैंसिल, C कैंसिल, A by C इज इक्वल टू B by D, यही चीज यहां पे आ गया। तीसरा, ठीक है, इसका प्रूफ बताना जरूरी नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? A प्लस B by B इज इक्वल टू C प्लस D by D। इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो। इसको क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंडो। ये किस तरह आया? 4, इसका प्रूफ देख लीजिए, A by B इज इक्वल टू C by D, ठीक है, दैट इंप्लाइज A by B प्लस 1 इज इक्वल टू C by D प्लस 1, मतलब एडिंग बोथ साइड्स 1, एक दोनों तरफ ऐड कर दिया, कर सकते हैं हम, रूल हमें ये कहता है। दैट इंप्लाइज A प्लस B by B इज इक्वल टू C प्लस D by D। उसी तरह से अगर दोनों तरफ हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा डिवाइडेंडो। क्या होता है? चौथा नंबर, A माइनस B by B इज इक्वल टू C माइनस D by D, दिस इज कॉल्ड डिवाइडेंडो। प्रूफ कैसे होगा? गिवन दिया हुआ है, दोनों तरफ 1 घटा देंगे, बस हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब एक प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का। अब ये क्या होता है समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, पूरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि चलिए,
continued proportion, continued proportion. The ratios A by B is equal to B by C is equal to C by D is equal to D by E and so on are in continued proportion. Proportion. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि if the quantities, इस तरह से नहीं, any number of ratios or fractions are in continued proportion if the ratio of the first is to the second as the second is to the third as the third to the fourth and so on. मतलब कोई भी नंबर ऑफ, कितना भी नंबर ऑफ रेशियोज हो या फ्रैक्शंस हो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 और भी बहुत सारे रेशियोज या फ्रैक्शंस हैं, तो कितना भी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस या रेशियो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे अगर पहला वाले जो पहला जो क्वांटिटीज है, एक काम करिए, इसको थोड़ा, इस डेफिनेशन को इस तरह मत लिखिए, एनी नंबर of quantities are in continued proportion if the ratio of the first is to the second, as the second is to the third, as the third to the fourth and so on. ठीक है, तो A B C D, that means, थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं, that means A B C D E are in continued proportion if A by B is equal to B by C is equal to C by D is equal to E by F and so on. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है. अब जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर कुछ क्वांटिटीज हैं तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे. क्यों होंगे, ये हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा. आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने जो भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा वो देख सकते हैं. कॉमन रेशियो, इतना ही मैं अभी कहूँगा आपसे, कॉमन रेशियो. अब आप गेस कीजिए कि क्यों होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में. सो ये हो गया कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. चलिए, अब दो और चीजें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज, इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज किसको कहते हैं. चलिए, चूंकि आप अब हायर मैथमेटिक्स में इंटर कर चुके हैं तो ये सब जानना
ज़रूरी है आपके लिए। कॉमेंसूरेबल क्वांटिटीज, ठीक है, कॉमेंसूरेबल क्वांटिटीज कह लीजिए, कॉमेंसूरेबल नंबर्स कह लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। टू क्वांटिटीज आर said to be in commensurable when or if their ratio can be expressed exactly as the ratio of two integers. दो क्वांटिटीज कॉमेंसूरेबल कहलाएंगे अगर उन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा वो किसी भी दो इंटीजर्स से एग्जैक्टली एक्सप्रेस किया जा सके। मान लेते हैं 3/2 एक रेशियो है दो नंबर्स का, ठीक है। अब 3/2 को हम क्या 12/8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली बहुत सारे इस तरह से इंटीजर्स आएंगे जिनसे कि हम इस रेशियो को, इन दोनों नंबर्स के रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस रेशियो, आई मीन these two quantities 3 and 2 आर कॉल्ड कॉमेंसूरेबल क्वांटिटीज। उसी तरह 12 और 8, ये भी 12 और 8 भी कॉमेंसूरेबल क्वांटिटीज हैं क्योंकि इन दोनों का भी रेशियो इंटीजर से एक्सप्रेस किया जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनसे कि इन दोनों का रेशियो एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट, वो भी एग्जैक्टली। अब इन कॉमेंसूरेबल क्वांटिटीज क्या होते हैं? अगर ऐसे क्वांटिटीज जिनका रेशियो, ऐसे दो क्वांटिटीज जिनका रेशियो जो है वो एग्जैक्टली हम किन्हीं दो इंटीजर्स से, किसी भी दो इंटीजर्स से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक रेशियो है जिसमें कि √2/1 है। अब √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं होगा √2 का। सबसे पहले तो ये इरेशनल नंबर है तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट आपका आएगा ही नहीं, इसका वैल्यू एंडलेस वैल्यू आएगा। आगे आपको बताऊंगा जब इरेशनल नंबर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नंबर थ्योरी में। तो √2 क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है, ये एक एंडलेस नंबर है, इसका कोई अंत नहीं होगा। जब डेसिमल पॉइंट के बाद आप नंबर देंगे तो ये एकदम अनंत होगा, अनंत नंबर ऑफ क्वांटिटीज आते जाएंगे, ये खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसीलिए इसको तो हम एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं, भले 1 को कर दे। तो हमें ऐसे दो इंटीजर नहीं मिलेंगे जो इस रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर सके। अब 3/2 के लिए हमने 12 और 8 को ढूंढ लिया, या 12 और 8 के लिए हमने 3/2 को ढूंढ लिया, बट इन दोनों के लिए, इस रेशियो के लिए हम ऐसे दो इंटीजर्स को नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि जिसका रेशियो, जिन दोनों इंटीजर्स का रेशियो जो है इस रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर सके। अब एग्जैक्टली क्यों कह रहा हूं उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। तो इस तरह के दो क्वांटिटीज को हम कहते हैं, ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ इनकमेंसुरेबल हैं।
इसीलिए, और इसीलिए इसको कहा जाता है कमेंसरेबल क्वांटिटीज, याद रखिएगा। तो जब दो क्वांटिटीज इनकमेंसरेबल हैं तो दोनों में से एक क्वांटिटी कम से कम इरेशनल नंबर तो होगा, है ना। चलिए, इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज, टू quantities are said to be incommensurable if their ratio can't be exactly expressed as the ratio of two integers. For example, √2 and √3, या √2 and 1, या √2 and 5, या √2 and √5, ठीक है। चलिए, अब एग्जैक्टली की बात क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जहां जरूरत होगा डेफिनेटली इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको इसका प्रूफ थोड़ा बोर कर दे क्लास में, इसीलिए। अब क्यों मैंने लिखा है कि एग्जैक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि हम किसी हद तक तो हम कर सकते हैं दो इंटीजर से रिप्रेजेंट, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपके पास दो नंबर है √2, ठीक है, और √3, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा। यहां पे थोड़ा मैं कैलकुलेटर का यूज करने वाला हूं क्योंकि जरूरत है, देखने दीजिए। अब कैलकुलेटर मिल गया, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1.1414213 एंड सो ऑन, बहुत सारे वैल्यूज होंगे, ठीक है, इसीलिए इतना ही रहने देता हूं। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू होगा वो होगा 1.7320508 एंड ऐसे ढेर सारा वैल्यू, ठीक है। जितना ही ज्यादा हम डेसिमल के बाद वैल्यू लेते जाएंगे आपको उतना ही एग्जैक्ट आंसर मिलता जाएगा। अभी आपको थोड़ा ये बोर कर रहा होगा, लेकिन देखिए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। अभी तो ये इसको इक्वल कर दीजिए क्योंकि अभी मैंने यहाँ डॉट डॉट दे दिया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली √2 का जो ये वैल्यू है ये तो इनफाइनाइट है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं ये खत्म नहीं होने वाले हैं, बिकॉज √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली फॉर √3, अब देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि √2/√3 ग्रेटर देन 1.41421, डेसिमल के बाद 5 ही डिजिट मैंने लिया, डिवाइडेड बाई 1.73205, यहां भी डेसिमल के बाद मैंने 5 ही डिजिट लिया। डेफिनेटली इससे तो ये बड़ा होगा क्योंकि डेसिमल के बाद और वैल्यूज मैंने छोड़ दिया है, होगा या नहीं होगा? ठीक है, डेफिनेटली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1, ये किसके बराबर है? 141,421 डिवाइडेड बाई 173,205, कोई दिक्कत है? अब इसका ये मतलब है
कि 141,421 बाई 173,205 से बड़ा है √2/√3 और छोटा होगा 141,422 मान लीजिए, एक बढ़ा दिया मैंने 17, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, एक से भी छोटा कोई क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने एक बढ़ा दिया सीधे, यहाँ 21 था यहाँ 22 कर दिया, 17320 यहाँ पे 6 कर देता हूं। ठीक है, ये तो होगा। चलिए ठीक है, इनइक्वालिटीज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी अभी नहीं होगी, मैं यही एज्यूम कर रहा हूं। आगे जब इनइक्वालिटीज आपको डिटेल में बताऊंगा तो डेफिनेटली आप इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, कॉमेंसुरेबल और इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज का डेफिनेशन तो आप समझ गए, इसको बस आपको समझना है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब चीज देखिए यहां पे होता क्या है, ये इनकॉमेंसुरेबिलिटी की बात कर रहा हूं और बात कर रहा हूं कि एग्जैक्ट क्यों लिखा था मैंने। अब इनइक्वालिटी में क्या होगा कि इन तीनों क्वांटिटीज में से हम इस क्वांटिटी को घटाता है, तो इसको जब इसी में से घटाएंगे तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे √2/3 माइनस 141,421 डिवाइडेड बाई 173,205 और लेस देन यहां पे क्या हो जाएगा 141,422 डिवाइडेड बाई 173,206 माइनस 141,421 173,205। 0 is less than √2/3 minus 141,421 डिवाइडेड बाई 173,205 इज लेस देन, यहां पे कितना आएगा 1 और यहां भी 1, एक ही आया ना डिफरेंस, क्योंकि एक ही है। अब देखिए मैंने ये बहुत एक बढ़ा दिया, एक बहुत ज्यादा मैंने बढ़ा दिया, एक क्या किया मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसको मुझे और छोटा रखना चाहिए था, इसको जो है मुझे और छोटा रखना चाहिए था। एक मिनट रुक जाइए जरा, एक ऐसे क्वांटिटी को मुझे देखने दीजिए जो कि छोटा हो एक्चुअली में। इस तरह से भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। एक मिनट इसी से हो सकता तो है। इसी से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज कुछ इसमें करना होगा। कोई नहीं, चलिए करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इरेज करिए, मुझे डिनोमिनेटर कोई और छोटा क्वांटिटी लेना चाहिए था। छोटा मतलब कोई इंटीजर ले लेता डिनोमिनेटर जो कि √2 से बड़ा भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए इसी को हम लोग करते हैं। एक काम करते हैं, ऊपर से इतना ही लेते हैं और नीचे से बस हम दो ही क्वांटिटी, दो ही डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट लेते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा 141,421 डिवाइडेड बाई 173, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 तो है ही, तो 3 ही तो, ठीक है। ये हो गया, इतना हमने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया। अब चलिए वही काम करते हैं। देयरफॉर 141,421 डिवाइडेड बाई 173,000 से डेफिनेटली ये बड़ा होगा √2/√3। यहाँ भी
ये तो बड़ा होगा ही इससे, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं लिया है, क्योंकि इसका √2 का कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा ही नहीं। और लेस देन मान लीजिए 141,421 और यहाँ पे 173,0,0 यहाँ पे 421 ही रहने देते हैं और इसको 422 कर देते हैं और इसको 0,0,0,5 हम कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5, 6, 7 जो भी आप रखना चाहें, 5, 7 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, हमें बस 2 इंटीजर चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा क्यों किया आपको मैं बताऊंगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस नीचे वाला नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। देखिए अब क्या होगा। अब उसी तरह से ये क्वांटिटी तीनों में से हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे √2/√3 इज लेस देन 141,4। इनफैक्ट पिछला वाला जो मैंने किया था उससे भी हो सकता था, बस इसको मुझे इंक्रीज कर देना था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। 2 डिवाइडेड बाई 173,0,057, इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 0,057 इस तरह आपको समझाने में समझने में दिक्कत होगी, कर तो दूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, ये कैसे, ये गलत हो रहा है, क्योंकि नीचे मैं बढ़ा रहा हूं तो मुझे थोड़ी पता है कि इससे ये छोटा है। मैं गलत कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम सॉरी। चलिए कोई नहीं, इसको अभी मैं बताता हूं आपको ठीक से। थोड़ा आसान एग्जाम्पल लेते हैं, हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास √2, नीचे √3 अभी नहीं लेते हैं हम। ठीक है, नीचे हम मान लीजिए कुछ ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 1.141। कितना आया था हमारा, √2 का वैल्यू 1.41421 और नीचे 4। ठीक है, ओके। अब यहां पे √2/4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1.14121 डिवाइडेड बाई 4, 1 2 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, यहां तक तो सही है हमारा। चलिए, इसलिए 1.14121 डिवाइडेड बाई लेस देन, और ये इससे छोटा हम कर सकते हैं 1.14121 डिवाइडेड बाई 422 डिवाइडेड बाई इतना ही यहां रहने देते हैं। ठीक है, अब ये चीज जो छोटा वाला है सबसे, इसको सब में से घटाते हैं हम, इनइक्वालिटी में ऐसा करते हैं, वो मैं इनइक्वालिटी पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन √2/4 लेस देन, ये कितना हो जाएगा 1 बाई नीचे 40,000। अब आप समझे कि वहां पे क्यों हमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नीचे का और ऊपर का क्वांटिटी थोड़ा सा साइज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो रहा था। साइज में हमें ज़्यादा डिफरेंस निकालना है, वहाँ भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता, वहाँ भी आ जाता। ठीक है, क्योंकि है तो दोनों इरेशनल, √2 और √3, तो दोनों का रेशियो डेफिनेटली हम किसी भी 2 इंटीजर से एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो आएगा वो भी वहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी होगा। तो 0 इज लेस देन √2/4 इज लेस देन, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका
0.0000025 इतना ही आएगा ना। 2.5 6 ठीक है, ठीक है। तो आपका इतना आ गया। अब हमने क्या किया था कि √2 का जो वैल्यू था डेसिमल के बाद हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था। डेसिमल के बाद जितना हम वैल्यू लेते जाते हैं ये उतना ही एग्जैक्ट आते जाता, ये जीरो के उतना ही नज़दीक जाते जाता। ठीक है, ये क्या होता है जीरो के, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, बस एक मिनट। ठीक है, ओके। तो जितना हम √2 का डेसिमल के बाद डिजिट ज़्यादा लेते जाते हैं उतना ही ये ज़ीरो के नज़दीक चला जाता। तो हम क्या कर सकते थे, इसलिए √2/4 ऑलमोस्ट ये ज़ीरो, √2/4 ज़ीरो से बड़ा है, और ये क्वांटिटी अगर और हम ज़ीरो के नज़दीक ले जाएं तो √2/4 ज़ीरो से ऑलमोस्ट ज़ीरो से छोटा है, मतलब ज़ीरो से बड़ा ज़ीरो से छोटा। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये ज़ीरो से बड़ा है स्ट्रिक्टली और इससे छोटा है स्ट्रिक्टली। मतलब ये ज़ीरो के बराबर कभी नहीं हो रहा है, बट ज़ीरो के हम जितना नज़दीक चाहें उतना नज़दीक लेके जा सकते हैं। कभी एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो नहीं, बट उसके नज़दीक, क्लोजर टू ज़ीरो, जितना हम इसका वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट लेते जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली, देखिए एक चीज़ यहाँ पे मेरे से छूट गया जल्दी जल्दी में, हमने माइनस किया था ना, तो -11421 डिवाइडेड बाई, ठीक है। और अब ये 22 इसके बराबर। यहाँ पे हम यही चीज़ क्या कर सकते थे, बस 21 लेस देन 0.0000025, यानी कि √2/4 -114121 डिवाइडेड बाई ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा जितना इसको ज़ीरो के नज़दीक ले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू होने का मतलब है कि √2/4 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 114121 डिवाइडेड बाई, ये इंटीजर और ये भी इंटीजर है। इसीलिए मैंने कहा कि दो इनकमेंसुरेबल क्वांटिटी का जो रेशियो है वो हम कभी एग्जैक्टली किसी दो इंटीजर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट क्लोजर टू किसी दो इंटीजर से डेफिनेटली हम इसको मेजर कर सकते हैं एक रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से, जितना हमें एक्यूरेसी चाहिए, नॉट एग्जैक्ट बट whatever is required। तो यहां पे दो इंटीजर हमने निकाल लिया जो इसके रेशियो को ऑलमोस्ट एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कभी नहीं। एग्जैक्टली तभी होगा जब दोनों इंटीजर होगा। जब √2/√3 का हम केस ले रहे थे वहां भी कर सकते हैं, बस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर हमें कितना बड़ा चाहिए या कितना छोटा चाहिए। हमें एक ऐसा वैल्यू ले आना है, एक ऐसा वैल्यू ले आना है जिसमें कि ये जो चीज है ये ज़ीरो के जितना नज़दीक जाए उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे हमने फोल दिया क्योंकि हमें चीज़ों को आसान बनाना था, वहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे मैंने फोल ले लिया। √2/3 हो या √2 एंड √5 हो, √3 एंड √5 हो, हम
इन सबको इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जब दो क्वांटिटीज इनकमेंसरेबल होते हैं तो दोनों का रेशियो कभी भी किसी दो इंटीजर्स के रेशियो से एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। सो दैट इज द मीनिंग। ये थोड़ा सा आपको समझाना था, क्योंकि समझ के रखिए, ज़रूरी है। हायर स्टडीज़ में कभी कभी ये मिल जाता है, तो आपको एटलीस्ट पता तो रहेगा ना कि हाँ कहते किसको हैं, तो वहाँ से उसको आप स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप हायर मैथमेटिक्स के नंबर थ्योरी में जाइएगा तो ये सब कुछ कमेंसरेबिलिटी, इनकमेंसरेबिलिटी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हो गई। और आपको बाकी सब तो ज़्यादा कुछ नहीं है जो आपको मुझे बताना होगा। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब कुछ, जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थे, टूल्स थे, सब कुछ बता दिया। रेशियो आपको बता ही दिया, प्रोपोर्शन क्या होता है वो बता ही दिया। अब प्रोपोर्शन में एक चीज़ और मुझे आपको बताना है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होता है, उसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या, वो डेफिनेशन तो समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है, लेकिन प्रॉब्लम जब आता है ना उस पर, तो वो छूट जाता है वहाँ पे उनका। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और उसका जो स्पीड है शुरू में वो है 10 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर मूव करेगा 40 मिनट में, 40 मिनट में करेगा ना। अब यहां देखिए 10/20 1/2 आया। उसी तरह यहां देखिए 20/40 1/2 आया। इससे आप क्या समझ रहे हैं? आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ध्यान दीजिए, अब यहीं पे जो बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है शुरू में। डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसका ये मतलब है कि जिस रेशियो में डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है, उसी रेशियो में टाइम भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली। 10 से 20 किया गया, रेशियो 1/2 आया। ये अपने आप 20 से 40 हो गया, रेशियो इसका भी 1/2 आया। यानी कि इसी रेशियो में ये भी इंक्रीज करेगा। क्लियरली 10/20 इज इक्वल टू 20/40 प्रोपोर्शन है। तो यही मतलब होता है जब हम कहते हैं कि वन क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू अनदर क्वांटिटी। अब ये बात अलग है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो केस था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, यानी कि डिस्टेंस को जितना इंक्रीज करेंगे टाइम उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो टाइम उसी रेशियो में डिक्रीज करेगा, यानी कि घटेगा। अगर यही इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो वहां पे जितना डिस्टेंस को, मान लीजिए दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो वहां पे एक क्वांटिटी को हम जितना बढ़ाएंगे उसी रेशियो में दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगा। सेम चीज बट एक जगह डायरेक्ट और एक जगह इनवर्स। ये दोनों चीज आपको समझना होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको, छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक क्वेश्चन है,
चलिए, एक क्वेश्चन है कि फ्यूल कंजम्पशन at a factory was at 1.8 tons per 24 hours and at a cost of rupees 3000 per year. Efficiency proposals, ध्यान दीजिएगा, proposals कभी कभी इस तरह के टॉपिक से क्लास काफ़ी बोर करने लगते हैं, जैसे कि जो पिछला मैंने आपको कमेंचरेबल और इनकमेंचरेबल बताया, बट समटाइम्स उसका इंपॉर्टेंस आपको थोड़ा कुछ बाद में पता चलता है, ठीक है। सो इस तरह के टॉपिक्स पे कभी कभी ध्यान देना होता है। प्रपोजल्स रिड्यूस डेली कंजम्पशन, रिड्यूस डेली consumption to 1.5 tons. What should be the budget plan of the next year be with respect to fuel consumption at this फैक्ट्री। चलिए, इसको दो तरीके हैं बनाने का। पहला तो जो बेसिक तरीका होता है, जैसे कि आप मैथ्स को सोचते हैं उस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी फैक्ट्री का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 24 घंटे में 1.8 टन है और 3000 रुपये ईयरली इसका कॉस्ट आता है पर एनम। अब एफिशिएंसी प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए डेली कंजम्पशन को घटा के 1.5 टन्स कर दिया गया। तो नेक्स्ट बजट प्लान में जो फ्यूल कंजम्पशन होगा इस फैक्ट्री का वो क्या होगा अगले साल। अब इसका दो तरीका है। अब दो तरीका क्या क्या है भाई वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पे है 1.8 टन्स पर 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में 1 टन है। तो एक साल में कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, अब देखिएगा प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से ये प्रॉब्लम कितना आसान हो जाएगा। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन 1 ईयर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 365, यही होगा ना। चलिए 1.8 इंटू 365 आपको आ गया 657 टन्स। अब पर ईयर का कॉस्ट है आपको कितना, 3000। पर ईयर का कॉस्ट कितना है, 3000। तो 3000 जो आपका कॉस्ट है वो पड़ा 657 टन का, ठीक है। 657 टन का आपका कॉस्ट पड़ा कितना,
3000। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने यहां पे 3000 को 657 से डिवाइड कर दिया, ध्यान दीजिए 657 टन्स का कॉस्ट कितना है, 3000 रुपए, इसलिए 1 टन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई 657 कितना आ जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई 657 आपका आ गया 4.56। ठीक है, पर टन फ्यूल का जो कॉस्ट है वो आ गया आपका 4.6। किताब में एक्चुअली थोड़ा सा इससे दूसरा लिया गया है, तो हो सकता है मेरा आंसर उतना मैच नहीं करे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे 4.57 लिया हुआ है, मैंने 4.56 ले लिया, क्योंकि मेरा इतना आ रहा है 4.566 आ रहा था, उसी को बुक में 4.57 ले लिया था। चलिए कोई नहीं, तो ये आ गया आपका पर टन का कॉस्ट। ठीक है, पर टन एनुअली इतना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब जो नया एफिशिएंसी का प्रपोजल है, ध्यान से मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है धीरे धीरे बताना। एफिशिएंसी प्रपोजल में क्या हुआ कि अब मेरा जो कंजम्पशन है वो 1.5 टन्स हो गया, पहले 1.8 टन्स था हर दिन, अब 1.5 टन्स क्या हो गया, डेली हो गया। तो इस रेट से जो कॉस्ट आएगा एनुअल कंजम्पशन फॉर नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एफिशिएंसी प्रपोजल क्या हो जाएगा आपका 4.56 इंटू 1.5 डेली का प्राइस, डेली का जो फ्यूल कंजम्पशन है इंटू 365 कितना हो जाएगा 4.56 इंटू 1.5 इंटू 365 आपका आ गया 2496.6। ठीक है, ये डेली का आपका कंजम्पशन आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट शुड बी द बजट प्लान ऑफ द नेक्स्ट ईयर बी विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूल कंजम्पशन एट दिस फैक्ट्री। तो हमारा बजट प्लान क्या होगा, इसका आया है, चलिए ठीक है, वही इसी वजह से इसका थोड़ा रिजल्ट बुक में थोड़ा दूसरा आ रहा है, कोई नहीं। तो ये हमारा बजट प्लान होना चाहिए, ये हमारा अमाउंट होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, यहां पे समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन को समझिए, प्रोपोर्शन का यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं। कह रहा है कि फ्यूल कंजम्पशन एट अ फैक्ट्री वाज एट 1.8 टन्स पर 24 आवर्स, हर एक 24 घंटे में 1.8 टन्स यूज कर रहा है, ये कॉस्ट है पर ईयर। अब कंजम्पशन को घटाया गया 1.5 टन्स, क्या हुआ, कंजम्पशन को घटाया गया 1.5 टन्स। अब ध्यान दीजिए कि जो फ्यूल घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, अब ये क्या है, डेली का फ्यूल कंजम्पशन आपने 1.8 से 1.5 टन्स कर दिया। ठीक है, तो जितना आपने घटाया उसी के प्रोपोर्शनेट आपका ईयरली कंजम्पशन भी घटेगा, नहीं घटेगा, घटेगा ना। अब देखिए यहां पे प्रोपोर्शन कैसे यूज हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आपका 1.8 टन्स था, ठीक है, 3000 आपका प्राइस था रुपीस, आपने 1.5 कर लिया, प्राइस आपका मान लीजिए x है, क्योंकि भाई जितना आपने घटाया
जिस रेट से आपने घटाया है उसी रेट से आपका एनुअल कंजम्पशन भी घटेगा, यानी कि प्रोपोर्शनेटली ये घटेगा बढ़ेगा। किस तरह से, जब हम डिस्टेंस और टाइम को देख रहे थे तो डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट मीन्स डिस्टेंस को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी रेशियो में टाइम आपका घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन जिस रेशियो में, जिस रेट में आप कंजम्पशन को घटाएंगे बढ़ाएंगे उसी रेशियो में आपका जो प्राइस है वो भी घटेगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा घटेगा। तो आप क्या करेंगे, 1.8 बाई 1.5 इज इक्वल टू 3000 बाई x, x इज इक्वल टू 3000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 1.8। देखते हैं कितना आता है, क्या हमारे आंसर के नज़दीक आता है, इसके नज़दीक आता है, देखते हैं। 3000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 1.8, ऑलमोस्ट 2500। हाँ 2500, ऑलमोस्ट नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली 2500 आया, एग्जैक्टली 2500 आया, क्योंकि हमने इसका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया था इसीलिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 2500 रुपीज़। तो ये हमारा प्राइस होना चाहिए अगले साल का जो एफिशिएंसी प्लान होगा, बजट प्लान होगा उसके लिए। उसी तरह से यहाँ पे अभी हमारा अप्रॉक्सीमेटली यही निकला था 2500 के आसपास, वो भी वैल्यू आ जाता अगर हम इसको थोड़ा और डेसिमल के बाद डिजिट को एक्यूरेटली लेते। तो देखा आपने, प्रोपोर्शन से आपने किस तरह से आंसर को आसान बना दिया, बना दिया या नहीं बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, और इस तरह के प्रॉब्लम्स ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म। आई होप अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, मैं जानता हूँ आपको दिक्कत हो सकता है कि इन कॉमेंचुरेबिलिटी वाले में थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि समझने में कोई दिक्कत होगी। वो जो मैंने आपको किस तरह से किसी भी दो इनकमेंचरेबल क्वांटिटी को एक रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से हम किसी दो इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पे हो सकता है आपको दिक्कत हो। इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए सीधा साधा प्रॉब्लम है, 1.8 टन्स शुरू में हर एक दिन कंजम्पशन था फ्यूल का, साल में 3000 रुपए का कॉस्ट था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए एफिशिएंसी प्रपोजल ले आया गया, उसके तहत 1.5 टन्स 1.8 टन से घटा के 1.5 टन्स कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ तक बात ये है कि आपने जिस तरह से फ्यूल घटाया या बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में आपका साल का खर्चा भी घटेगा या बढ़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि खर्चा जो है वो कंजम्पशन के साथ एक दूसरे के साथ, कंजम्पशन एंड ये जो खर्चा है, कंजम्पशन एंड द प्राइस ऑफ दैट कंजम्पशन आर रिलेटेड, आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसका यही मतलब है कि जिस रेशियो में प्रोपोर्शन को घटाएंगे बढ़ाएंगे, माफ करिएगा, जिस रेशियो में हम कंजम्पशन ऑफ फ्यूल को घटाएंगे बढ़ाएंगे उसी रेट में, उसी रेशियो में आपका उसका प्राइस भी घटेगा बढ़ेगा। अब डेली का जो घटाएंगे बढ़ाएंगे, अब डेफिनेटली उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शनेट में हमारा ईयरली का भी घटेगा बढ़ेगा। तो बस कर दिया हमने, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन। ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। अब देखिए एक चीज और समझिए, यहां पे 3000 डिवाइडेड बाई 2500, थर्टी बाई 25, 1.8 बाई 1.5, ये आएगा क्या, ये बराबर है या नहीं है? है, बिल्कुल है, आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए, इसीलिए ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं। देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये और ये बराबर है ना। तो कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए।
ठीक है। अब प्रोपोर्शन में क्या है ना कि प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उठाइए और उसको सॉल्व करिए। मेरा काम था आपको ये जो टूल है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बता देना, ठीक है। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे अपने असली सिलेबस को, मे बी नेक्स्ट जो क्लास होगा वहाँ पे हम लोग फंक्शंस, 2 टॉपिक मैं सोच रहा हूँ दोनों में से कोई शुरू करने के लिए, या तो ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, नहीं तो फिर सेट्स एंड रिलेशंस, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हुई हो। इसको आप देखिए, ट्राई करिए। यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा आपको, हाँ डेफिनेटली देखूंगा, मैं ट्राई का कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स मिले तो उसको मैं सॉल्व करवाऊँ अलग क्लास में, ठीक है। क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताने का मेरा यही मतलब था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता सकूं। सो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्लास आइदर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, दैट इज वी आइदर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री और सेट्स एंड रिलेशंस, दोनों में से कोई टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। और डेफिनेटली उन टॉपिक्स में हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली जेई मेंस और जेई एडवांस के ज़्यादातर मैं प्रॉब्लम्स कोशिश करूँगा कि लूँ। तो चलिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक डेफिनेटली करिए, लाइक या डिसलाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, जैसा आप चाहें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।